हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है शुद्ध तौर पर चुनाव को लेके है और बाकी सब मुद्दों पे हम आपसे बात 10 मिनट के बाद करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी अरसे से चुनावों का दौर चल रहा है और 6 चुनाव पहले हुए, 3 अब हो रहे हैं। जब जनरल इलेक्शन हुए थे तो हमें हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें मिली थी। जनादेश हमारे पक्ष में आया था और हमें 40 सीटें मिली थी। और अब जब ये 3 चुनाव समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद हमारा आंकड़ा 41 पे पहुंच जाएगा, 41 पे पहुंच जाएगा। 40 का हमें जनादेश मिला था। हम प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से जानना चाहते हैं कि जो पिछले लगभग 6 महीने हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक अराजकता का माहौल उन्होंने कायम किया, इसमें उन्होंने कुल मिला के हासिल क्या किया। हम 40 पे हम उस आंकड़े से ऊपर हो जाएंगे और सरकार हमारी है पूरी तरह स्थिर, स्थायी और टिकाऊ सरकार है हिमाचल प्रदेश में। और उनको जो है ये जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए, इलेक्शन यहाँ पे हुए, क्या बीजेपी की लीडरशिप हिमाचल प्रदेश की जनता से माफी मांगेगी, अपोलोजाइज करेगी कि हमने जो भी यहाँ पे किया और वो सब 6 महीने जो यहाँ पे चला, ये सब उनके द्वारा जो सरकार गिराने की जो साजिश थी, अब तो उसका पूरी तरह भंडाफोड़ हो चुका है। और इस पूरे जो प्रकरण में भाजपा ने लगभग 6-7 लोगों की को जो है एमएलए से पूर्व एमएलए बना दिया। इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक ही है कि 9 लोगों में से लगभग 6-7 लोग एक्स एमएलए की श्रेणी में चले जाएंगे और पूरे प्रदेश की राजनीति पे ले लेके कोई असर नहीं हुआ है और बात वहीं पे पहुंच गई है। और ऑपरेशन लोटस जो किया गया वो पूरी तरह डिफीट हुआ है और जिसमें कि वो उन्होंने कहा था कि हम 4 तारीख को यहाँ पे सरकार बनाएंगे, केंद्र में सरकार बनेगी और केंद्र में भी उनकी लंबी सरकार बनी है। और यहाँ पे जो है सरकार को 35 आदमी चाहिए थे, हमारे 38 लोग हैं इस वक्त तक। तो यहाँ पे भी हमारी सरकार पूरी तरह मजबूत है। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को हिमाचल प्रदेश के लोगों से, हिमाचल प्रदेश के वोटरों से ऐसा माफी मांगनी चाहिए कि हमने जो भी किया ये हमारा लालच था, हम लालच में आ गए थे, हमने साजिश की, हमने षड्यंत्र किया, हमने सरकार गिराने का प्रयास किया और उसमें जो है हम विफल हो गए। और प्रदेश की जनता जो है उसे साबित कर दिया है कि वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास करती है। और
लगातार ये कभी अदालत के फैसलों की बात करते रहे, कभी अपना आंकड़ा सरकार बनाने का पेश करते रहे। खासतौर पे नेता प्रतिपक्ष का भी जल्दबाजी में थे और वो शॉर्टकट से सत्ता हासिल करने की कोशिश करते रहे। लेकिन पूरा जब अब ये प्रकरण समाप्ति की ओर अग्रसर है, ये प्रकरण समाप्त हो रहा है और हम अपने जनादेश के बराबर या उससे ऊपर जो है फिर से जा रहे हैं और इसमें कुल मिला के यही रहा है कि एक तो ऑपरेशन लोटस विफल हुआ है और अगले 3.5 साल तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहेगी। और सेकेंडली कुछ लोगों ने अपनी मेंबरशिप खो दी इनके प्रलोभन में आके, इनके झांसे में आके। और थर्डली जो अभी 3 चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव अपने आप में एक इतिहास लिख रहे हैं। इतिहास इसलिए है कि जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, ये एमएलए थे और इन्होंने एमएलएशिप से इस्तीफा दे दिया। इंडिपेंडेंट के नाते इनकी इच्छा थी ये चाहे कांग्रेस के साथ साइड करते, चाहे बीजेपी के साथ साइड करते, कहीं भी बैठे किसी बिल में किसी को भी समर्थन करते, किसी भी वोटिंग में किसी को भी समर्थन करते। ये एक बड़ा चुनाव में बार-बार पूछा जा रहा है कि आप एमएलए थे, आप बढ़ना क्या चाहते हैं? आप दोबारा से जो है आप अच्छे भले 15 महीने से एमएलए चल रहे थे और आपने इस्तीफा दिया। आप दोबारा कह रहे हैं कि हमें एमएलए बनाओ। जब आप एमएलए थे और आप कहीं भी बैठ सकते थे तो आपको दोबारा हिमाचल प्रदेश का वोटर जो है क्यों वोट दे? इसका कोई भी लॉजिकल जवाब जो है इन तीनों विधायकों के पास नहीं है। लगातार ये फील्ड में पूछा जा रहा है कि आपने इस्तीफा क्यों दिया। और भाजपा को भी अब स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये जो सारा प्रकरण हुआ इसमें क्या आपने क्या कुल मिला के सरकार बनाने के लिए जो हिमाचल प्रदेश में जो आगे का अप्लाई तोड़ फोड़ किया, चाहे जो भी किया, जो जनता में इंप्रेशन है, भाजपा को ये बताना चाहिए कि ये पूरा जो है पैकेज जो था इलेक्शन की जो थी वो ठीक है। वो हिमाचल प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि आपने ये अपनी सरकार, 25 लोग थे, आपको सरकार बनाने के लिए 10 लोग चाहिए थे, 25 से 35 करने के लिए आपने कोशिश की, आपने 34 तक मसले को पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आप ये तो अब हिमाचल प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है कि ये पूरा इलेक्शन का जो आपने ये प्रयास किया, क्या पहले आप सरकार तोड़ना चाहते थे? पहला प्रयास आपका ये था कि सरकार तोड़ी जाए, सरकार टूट भी नहीं, बजट पास हो गया। उसके बाद सेकेंडली आप इस बात के लिए शायद तैयार नहीं थे कि चुनाव होगा। आपको तो ये था कि आप हमारे खिलाफ वोटिंग करेंगे, अगले दिन आप लोग मंत्री बन जाएंगे, कोई आप में से चेयरमैन बन जाएंगे और सरकार बदल जाएगी। लेकिन कुल मिला के अब ये हिमाचल प्रदेश की जनता को, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल को, विपक्ष की लीडरशिप को ये अब साफ करना चाहिए कि ये पूरा मामला था क्या, ये पैकेज था क्या और आपने ये कैसे प्लान किया, किसके कहने पर प्लान किया, कौन कौन इसके मुख्य किरदार थे और कौन कौन से इसके जो भूमिका निभाने वाले थे। क्योंकि अब तो ये अपने कंक्लूजन की तरफ जा रहा है मसला। इतने अरसे के बाद 10 तारीख को ये कंक्लूड हो जाएगा और हम फिर से उतने ही एमएलए से अधिक एमएलए पाके
हम फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब 1.5 साल बाद भी हिमाचल प्रदेश की जनता हमें उसी स्थान पे रख रही है जहाँ पे उन्होंने हमें इलेक्शन के समय रखा था। तो बीजेपी की लीडरशिप को तो, और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के काडर ने इस बात को पसंद नहीं किया। आप पूरे प्रदेश में देखें, दल बदल का जो ये एपिसोड हुआ है उसमें हमने तो हमारे कैंडिडेट से जो हमने तो नए कैंडिडेट दे दिए, उनमें से पहले 6 में से 4 जीत गए। अब तो 3 के 3 हम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जो माहौल प्रदेश में है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर डिस्टर्ब हुआ है तो भाजपा का काडर डिस्टर्ब हुआ, और भाजपा की जो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीडर्स थे, जो इनका काडर था, उन सब ने जो है अपनी लीडरशिप को जो है ये साफ कर दिया है कि आपका फैसला गलत है। और सारे इनके लीडर्स इन सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन चुनावों को लेके उनमें ना कोई उत्साह है ना, और वो अपनी लीडरशिप को कोस रहे हैं, लगातार कोस रहे हैं कि ये इन लोगों को अपने कार्यों में लेने के लिए या जो है सरकार बनाने के लिए आपने कुछ किया हो। लेकिन हर जगह जो है 9 की 9 सीट पे भाजपा का काडर बहुत ज्यादा गुस्से में था, बहुत ज्यादा नाराजगी उन्हें देखी गई चुटैती में। और इसीलिए जो है आज जो विपक्षी दल है वो प्रदेश की जनता को तो क्या जवाब देगा, अपने काडर को भी जवाब नहीं दे पा रहा है कि आपने ये किया क्या। और दूसरी तरफ जो ये हमारी सरकार पे जो उंगलियां उठाते थे, लगातार जो ये बातें कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, जैसे हमने पहले भी कहा कि झूठ बोल के, असत्य फैला के तो चुनाव नहीं जीते जा सकते। चुनाव तो मुद्दों के आधार पे जीते जाते हैं। हमारी नीतियां स्पष्ट हैं। हमने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को रोड पेंशन स्कीम देने का फैसला किया था, तो हमने ओपीएस दिया। और ये हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को भी मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जरा सा भी मौका मिलता तो ये कर्मचारियों का ओपीएस बंद कर देती। और हमने ओपीएस को लागू किया, कठिन वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में लागू किया, जैसा कि हमारा घोषणा पत्र में हमने कहा। 1500 रुपए की हमने बात कही थी, उससे भी हमने 1500 रुपए देने का नोटिफिकेशन किया। 1 अप्रैल से 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने शुरू किए। और अभी जैसे जिन स्थानों पे इलेक्शन नहीं है वहाँ लोगों के खाते में ये पैसा गया है, जैसे हमने ऊना में अभी फंक्शन किया, 8000 महिलाओं को हमने 1500 के हिसाब से 3 महीने का 4500 रुपया उनके खाते में मिला। तो ये हमारे जो है बहुत बड़े प्रोग्राम्स थे। लेकिन बीजेपी को भी ये स्पष्ट करना चाहिए कि ओपीएस पे उनका स्टैंड क्या है। इनका कोई लीडर क्या आज तक बोलता है, हम तो कहते हैं हम ओपीएस दे रहे हैं और देंगे। बीजेपी भी बताए कि ओपीएस पे उनका स्टैंड क्या है। महिलाओं को 1500 रुपए देने पे जो है बीजेपी के लीडर्स का स्टैंड क्या है। आज दिन तक ये इसका विरोध तो करते जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में भी चले गए कि इनको रोका जाए, पैसा डालने से रोका जाए, तो इनका असली चेहरा तो उजागर होगा। लेकिन इन्होंने इन दोनों मुद्दों पे अपना नजरिया भारतीय जनता पार्टी ने साफ नहीं किया। और अभी भी हम देख रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो बार बार कह रहे हैं कि ये चीजें जो है बंद कर दी जाएंगी। ये तो आपकी सोच है, उनकी सोच है। क्योंकि अभी हमारा चुनाव योग यहाँ पे आया, फाइनेंस कमीशन यहाँ पे आया था, और फाइनेंस कमीशन के स्पष्ट ही हमने वो सारी बातें रख दी कि किस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है हमें वित्तीय तौर पे
परेशान करती रही है। अगर हमने ओपीएस दिया तो हमारा 9,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास पड़ा है, वो पैसा हमें नहीं दिया गया। जब पेंशन हम दे रहे हैं तो वो 9,000 करोड़ रुपया आप हमारा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब यहाँ पे त्रासदी आई, त्रासदी में हमारा जो है 11,000 करोड़ रुपया के आसपास यहाँ पे नुकसान हुआ, आपने हमें वो पैसा नहीं दिया। और त्रासदी के बाद जैसे बीजेपी शासित राज्यों को नुकसान का त्रासदी खत्म होने के बाद इवैल्यूएट करके पैसा दिया गया, हमने 9,000 करोड़ रुपए के आसपास क्या वो भी भेजा, वो पैसा भी हमें नहीं दिया गया। कर्ज की सीमा आपने हमारी घटाई, कर्ज की सीमा हिमाचल प्रदेश की घटाई। आप चाहते थे कि इस सरकार को वित्तीय तौर पर अस्थिर कर दिया जाए, तो आपके इसमें भी जो 11,000 करोड़ रुपए के आसपास चलता था, हमारे इसमें में आपने वो लिमिट जो है 6,000 करोड़ रुपए कर दी ताकि हम कर्जा ना ले सके। फॉरेन फंडिंग के जो हमारे प्रोजेक्ट थे उन पे आपने कैप लगा दिया ताकि 4-5 हजार करोड़ से ज्यादा का जो है फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट हिमाचल को ना मिल सके, क्योंकि फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़ी मेहनत के बाद जो है फंडिंग होती है और वो प्रदेश की मेहनत होती है कि वो किस तरह से प्रोजेक्ट्स को तैयार करते हैं। लेकिन फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स से भी आपने हमारे क्या लगा दिया, जीएसटी का कंपनसेशन आपने हमारा बंद कर दिया ताकि हम वित्तीय तौर पर हमें क्रिटिकल किया जा सके। और रेवेन्यू डेफिसिट प्लान जो कि आपके समय में जो है 11,000 रुपए और 10,000 करोड़ रुपए मिली, वो हमें किस साल में 3,000 करोड़ रुपए मिलेगी। इन सब चीजों के बावजूद भी हमने कठोर वित्तीय अनुशासन कायम करके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को लागू करने का जो है हर संभव प्रयास किया है। और किसी भी पार्टी की लोकप्रियता का मूल्यांकन चुनाव होता है और प्रदेश के इलेक्शन जो ये है जो हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, हिमाचल का चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों से ही मालूम पड़े और हम जो है फिर से उसी आंकड़े पे जब पहुंच रहे हैं तो ये सारी एक्सरसाइज जो है आपने देखा जो भारतीय जनता पार्टी ने की, जिसकी वजह से चुनाव घोटाले चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुए। पूरे प्रदेश में जो खर्चा पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से पड़ा है। और अब भी जो 3 चुनाव हो रहे हैं वो भी इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। और इतनी बातें आई पूरे इलेक्शन के दौरान की खरीदों की या सौदेबाजी की या कोई मसला है, एक भी बात भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे सकता पूरे इलेक्शन में। तो इसलिए हम अब ये इलेक्शन को 8.5 दिन बचे हैं, 7-8 दिन बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने मर्जी ताकत लगा लें, कुछ भी कर लें, हम ये चुनाव बहुत मार्जिन से जीत रहे हैं। देरा की सीट पूरी तरह एक तरफा सीट है, वहां पे श्रीमती कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं और हम जबरदस्त जो है वोट से वहां पे, और ये सीटें वो थी देरा और रामपुर की, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत चुनौती मानी जाती है। लेकिन वो सीट हम अब भारी भरकम लीड से जीत रहे हैं। हमीरपुर में हमने पहले वर्ष ये सुजानपुर सीट हमने जीती और अब हम दूसरी सीट हमीरपुर जीतने की तरफ अग्रसर हैं। नालागढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह झूठ का प्रोपेगेंडा चला के कैंडिडेट के बारे में प्रयास कर रही है, लेकिन वहां पे एक लहर कायम हो चुकी है कांग्रेस के पक्ष में। तो ये तीनों सीटें हम जीतेंगे। और लेकिन इस पूरे एपिसोड में जितने भी सवाल खड़े हुए हैं पूरे प्रदेश लोगों के जहन में है, उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को देना चाहिए ताकि हमारी सरकार 3.5 साल आगे चलेगी। हम अपने
लोगों से किए हुए वायदों को इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। मुकेश जी, आप अपनी बात रख रहे हैं, सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष अपनी बात रखता है, पर सवाल ये है कि आपकी सरकार में है कि 5 साल तक क्या चुनाव भी होते रहेंगे। इसकी 2 वजह है। एक तो वो CPS के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ विधानसभा के जो अध्यक्ष पद डिसीजन लेगा उसका इंतजार हो रहा है। तो क्या कार्यकाल चुनावों में जाएगा? ऐसा है कि आपका सवाल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये सवाल जो है आपको भाजपा से पूछना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव आए हैं प्रदेश में, ये हमारी वजह से नहीं आए। ये किसी का, तो मैंने आपके समक्ष सारी बात रखी, ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, हिमाचल खासतौर पर जो प्रदेश की लीडरशिप है, इस लीडरशिप ने जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में चुनाव सौंपे हैं, और उन्होंने जो भी किया, हम तो रिसीविंग एंड पे हैं, हमें तो चुनाव लड़ने हैं। उन्होंने जो स्थितियां पैदा की, अब हमने तो चुनाव लड़ने हैं और चुनाव जीतने के, तो इसलिए उन्होंने चुनाव पैदा किए। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, आप उनसे पूछें, बाकी चुनाव जितने के लिए लाएंगे हमें तो लड़ने पड़ेंगे, तो उस हिसाब से हमने वो चुनाव लड़े, और हम तो फिर उसी आंकड़े पे जा पहुंचे हैं जहां पे यहां से शुरुआत की थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने कितनी एक्सरसाइज की, क्या क्या किया प्रदेश में। चोर दरवाजे से सत्ता हटाने के लिए जो है ये सारा जो मास्टर प्लान बनाया है इन्होंने, और वो मास्टर प्लान इनका ऑर्डर हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कैडर को भी और उनके लोगों को भी इनसे पूछना चाहिए कि ये आपने पूरी पार्टी की इमेज को जो नुकसान किया है, तो वो तो भाजपा की लीडरशिप से पकड़ के रहना चाहिए। मुकेश जी, आपने कहा पूरा का पूरा प्रकरण समाप्ति की ओर है, लेकिन LOP और BJP के अध्यक्ष डॉक्टर मित्तल लगातार कह रहे हैं कि सरकार कभी भी गिर सकती है, स्थायी नहीं है, अपने ही भार से गिरेगी। दूसरा सवाल से जुड़ा हुआ, आपने कहा कि भाजपा कैडर ने ये जो कुछ हुआ हिमाचल में पसंद नहीं किया, फिर तो जो सांसद थे वो हमीरपुर में ही वो तो हार जाने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं था कि चंद जो BJP के चंद नेता थे उनकी सेटिंग सत्ता पक्ष के लोगों से थी? देखो, चुनाव में तो जो जीता वही सिकंदर। क्या रणनीति लगाई थी, क्या है वो पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन चुनाव करवाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी का था। चुनाव जो आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की वजह से आए हैं। बाकी चुनाव के दौरान तो क्या क्या होता है, क्या क्या रणनीतियां बनती हैं, वो तो एक अलग मसला है। लेकिन ये चुनाव जो है कुल मिला के जो 9 चुनाव हुए, जो 6 महीने का प्रदेश का टाइम बर्बाद हुआ, और जैसे हमारे साथी ने कहा कि ये जो है चुनाव के इस दौरान चलते ही रहेंगे, ये सारी के लिए जिम्मेवारी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका नहीं निभाई, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार को देखते हुए, लोभ और लालच करते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार गिराने का असफल प्रयास किया, और उन्होंने हथकंडे लगाए, जो संभव हो सकता था वो किया। क्योंकि आपने देखा कि जब ये सारा एपिसोड हुआ तो केंद्र ने हेलीकॉप्टर भी मुहैया करवाए और 5 स्टार भी अवेलेबल करवाए, CRPF भी अवेलेबल करवाई। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ जो है यहाँ के लीडर्स के ही लोग लालच था। इन्होंने अपने केंद्रीय रजिस्टर को जो है साथ लेके जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया, और अब उसका पटाक्षेप हो गया है और 5-7 दिन रहते हैं। और इनको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि जो हमने किया 6 महीने के दौरान वो कितना सही था।
कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज तो संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक कहा है कि नाहन में एक समुदाय विशेष के व्यक्ति की दुकान को लूट लिया गया। ये देखिए, ऐसा है कि आइसोलेशन में कोई केसेस हो जाते हैं और उन केसेस की तफ्तीश चल रही है और जितने भी ऐसा कोई मामला आता है उनको सलाखों के पीछे करने के और उसको लॉजिकल एंड तक उसकी जांच को बताने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन जो लोग एक केस बिल्ड कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि लगातार जो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की सही नहीं है और इसलिए यहाँ पे राष्ट्रपति राज लगाने के लिए प्रयास किए जाए, उनको हम ये जरूर कहते हैं कि आइसोलेशन के केसेस पे सरकारें नहीं गिरा करती और इसलिए जो है सोफन मत देखो। आपने भारतीय जनता पार्टी की तमाम लीडरशिप पिछले 6 महीने से सोफन लॉक में चल रही थी, दिन में भी सोफन देख रही थी, रात में भी देख रही थी कि हम हिमाचल प्रदेश की सरकार गिरा रही थी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ना तो ये फाइनेंशियल मुद्दों पे हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिरा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश कर ली कि हर तरफ से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक तौर पे जो है वो किस ढंग से हम परेशान करें ताकि ये सरकार जो है दम तोड़ दे। सेकेंडली दूसरा प्रयास इनका लैंड ऑर्डर की तरफ को घुमा के भी इन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन जनादेश हमारे पक्ष में है और जनादेश एमएलए की सीट का 10 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि जहां से हम चले थे वहीं हम फिर पहुंच रहे हैं। आपने एक जिक्र किया कि ये जो पूरा घटनाक्रम घटा इसके लिए भाजपा पूरी तरह जिम्मेदार है, परंतु चुनावों के बीच में जब हम आपकी ही सहयोगी वरिष्ठ मंत्री से मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में आप भी जिम्मेदार हैं। कमियां मुख्यमंत्री के स्तर पर भी रही हैं, कमियां प्रदेशाध्यक्ष के स्तर पर भी रही हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से चुने हुए विधायकों पर कैबिनेट रैंक देकर एक ऐसे नेताओं को बिठा दिया गया जिनका कोई इतना बड़ा रुतबा भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं विधायकों की संस्था को कमजोर करने का प्रयास हमारी ही सरकार से हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जो सवाल जिससे जुड़ा हुआ वो सवाल आप उसी से जो है उसका प्रसार करें। और मैं तो प्रदेश सरकार और कांग्रेस पार्टी का पक्ष आपके समक्ष मैंने रख दिया है और आपको लगता है कि किसी ने आपको कहा है या आपके ज्ञान में कहा है, आप उसको जो है जनता को लगा करें। मुकेश जी, वर्तमान में प्रदेश के अंदर भारी गर्मी से, भीषण गर्मी से, सूखे की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कृषि और बागवानी को नुकसान हुआ है। सरकार का उस पर अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। कृषि और बागवानी प्रभावित हुई है, क्या भविष्य में या अभी सरकार इस पे कोई विचार कर रही है? तो देखिए, मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिक चुनावों से आधारित है, मैंने वो पक्ष कर दिया। अभी आपने इसको कृषि और बागवानी में ले जाएंगे, फिर आप मेरा ये सारा पक्ष पीछे कर देंगे, तो मैं आपसे अलग से इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैं पर एंटायर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जो है नहीं चाहता कि आप इसको उस तरफ मारें। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुद्ध तौर पे चुनावों को लेके है और पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, कल नेता विपक्ष का एक बयान आया है, 125 यूनिट निःशुल्क बिजली की जो योजना है उसकी सब्सिडी बंद करने जा रही है सरकार, उस पर क्या करेंगे? ऐसा है कि मैंने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि ओपीएस भी नहीं देंगे, वो तो कह रहे हैं ये 1500 भी नहीं देंगे, अब वो कह रहे हैं कि ये बिजली नहीं देंगे। अब ऐसा है, नेता प्रतिपक्ष को आप समझ लेना चाहिए, ये सरकार ने एक लिमिट तक किसी चीज को स्ट्रेच किया जा सकता है। चलो किसी में आपको लगा कि नहीं हम गिरा लेंगे, लेकिन जब अब आपको स्थितियां साफ हो गई कि ये 31 एमएलए हो गए हैं, ये सरकार नहीं ले सकती, इलेक्शन के बाद ये 41 हो जाएंगे, ये सरकार नहीं ले सकती, तो अब तो नेता प्रतिपक्ष का समय आ गया है कि इस चुनाव के बाद वो हिमाचल प्रदेश की जनता से माफी मांगे कि हमने 6 महीने तक इस सरकार को गिराने का असफल प्रयास किया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं हिमाचल प्रदेश से। आप तो नहीं दे सकते। राज्यसभा चुनावों के दौरान जब क्रॉस वोटिंग हुई थी तो उस समय नेतृत्व बात हो रही थी, क्या अब वो सारे मसले सॉल्व हो गए हैं
या फिर भविष्य में आपको लगता है कि ऐसा है कि ये भी मैं आपसे सुन रहा हूँ, ये भी मैं आपसे सुन रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में स्थिर स्थायी टिकाऊ सरकार काम कर रही है और